नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने कहा, मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए। कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार। देश को फ्रांस से सभी 36 रफाल लड़ाकू विमान मिले। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों के आगमन में रिकॉर्ड वृद्धि को देखते हुए श्रीनगर और जम्मू हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हुई। पेरू में राष्ट्रपति को अपदस्थ किए जाने के कुछ दिनों के बाद आपातकाल की घोषणा। और चट्टोग्राम में बांग्लादेश के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने कहा है कि उसके पास अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है। ये भंडार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अतिरिक्त आवंटन को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त है। मंत्रालय ने आगे कहा है कि सरकार गेहूं और अन्य खाद्य उत्पादों के मूल्य की साप्ताहिक आधार पर निगरानी कर रही है। सरकार ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिनमें निर्यात संबंधी निर्देश शामिल हैं। भारत ने फ्रांस से सभी 36 रफाल युद्धक विमान प्राप्त कर लिए हैं। 36वां रफाल विमान आज भारत पहुंचा। फ्रांस से रवाना हुए इस विमान में उड़ान के दौरान ही संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना टैंकर विमान से ईंधन भरा गया। फ्रांस और भारत के बीच वर्ष 2016 में रफाल विमान समझौता हुआ था। इसके तहत फ्रांस भारत को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 रफाल युद्धक विमान प्रदान करने पर सहमत हुआ था। 5 रफाल विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को भारत पहुंची थी। आर्थिक रूप से समृद्ध दुनिया के 20 देशों के समूह G20 के विकास कार्यदल की मुंबई में बैठक चल रही है। इसमें सतत विकास में आंकड़ों की भूमिका पर विचार हो रहा है। बैठक के तीसरे दिन आज विभिन्न मुद्दों की पहचान और अंतराल को मापने के तरीकों पर चर्चा होगी। G20 देशों की वित्त ट्रैक बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु पहुंचे प्रतिनिधियों ने आज शहर के उच्च शिक्षा संस्थानों और प्रौद्योगिकी केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने बेंगलुरु पैलेस के अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान और मान्यता टेक पार्क का भी दौरा किया। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई विभिन्न पहलों और कर्नाटक में स्टार्टअप को दिए गए प्रोत्साहन के बारे में भी जानकारी दी गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एनडीए सरकार जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सिंधिया ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों सहित रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक कश्मीर आए हैं। पर्यटन जम्मू कश्मीर में एक नया ऐतिहासिक मोड़ पर आया है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी आज जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित हो चुका है। एक अमन चैन का माहौल और एक आर्थिक विकास और प्रगति का माहौल आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री के नेतृत्व में आज स्थापित हो चुका है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और नागर विमानन मंत्रालय श्रीनगर की एयरपोर्ट की विकास और प्रगति भी हम लोग निर्मित करने वाले हैं। 1000 करोड़ रुपए का जो वर्तमान का टर्मिनल बिल्डिंग है उसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं। एक्सपेंशन प्लान करीब 800 करोड़ का है। दोनों शहरों में एक आधुनिक, विकसित और बड़े हवाई अड्डे का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश में एरोस्पोर्ट्स की बहुत अच्छी क्षमता और भविष्य है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार ने एक हवाई खेल संगठन की स्थापना की है। इसकी इकाइयां विभिन्न राज्यों में भी होंगी। Aerosports has a tremendous future and a tremendous potential in our country. In the West, where aerosports is extremely prevalent, in the winter season we can bring all of those aerosports to India because of the weather pattern as well in India. We have set up a aerosports organization which will be then decentralized into different state units and we have mandated in terms of permissions and in terms of approvals. Each of those state units along with the central unit will certainly look
look at an easing of process so we can proliferate this across the length and breadth of our country. सरकार ने दोहराया है कि मौजूदा वैश्विक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल की कीमतों के मद्देनजर अन्य देशों की तुलना में देश में पेट्रोल की कीमतें सबसे कम हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2021 से 2022 के बीच देश में पेट्रोल की कीमतों में केवल 2% की वृद्धि हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बहुत अधिक हो गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार प्रसारण क्षेत्र में व्यापार संबंधी नियमों को आसान बनाने पर जोर दे रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि पहले अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए अलग अलग दिशा निर्देश थे, लेकिन अब उनके लिए एक ही दिशा निर्देश हैं। भारत सरकार ने बनाई है अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की, पहले 2 अलग अलग थी, अब इसको एक ही गाइडलाइन बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस, इस पे भारत सरकार ने पूरा जोर रखा है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, पहले परमिशन लेनी पड़ती थी किसी भी लाइव टेलीकास्ट को करने के लिए, अब प्री रजिस्ट्रेशन ही केवल करवानी पड़ती है, आपको जानकारी ही देनी है। और स्पेसिफिक टाइमलाइंस के अंतर्गत सर हमने परमिशन अब देनी शुरू कर दी है, बहुत कम समय में उसको करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है कि आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहां पे सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज लोकसभा में बताया कि 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के निष्कर्षों के अनुसार 95% से अधिक घरों में शौचालय की सुविधाएं हैं। बिहार जहरीली शराब त्रासदी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार बाधित हुई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति हरिवंश ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग तथा अन्य मुद्दों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव प्रासंगिक नहीं है और चर्चा के दायरे में नहीं आते। इस बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बिहार में जहरीली शराब त्रासदी का मुद्दा उठाने की कोशिश की। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। बिहार विधानसभा में भी जहरीली शराब त्रासदी को लेकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी भाजपा ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी पार्टी शराबबंदी में सहयोग नहीं कर रही है। श्री कुमार ने कहा कि नकली शराब बनाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच बिहार के सारण जिले में 3 और लोगों की मौत के साथ ही जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि 19 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें 6 की हालत गंभीर है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने कहा कि नकली शराब के धंधे में लिप्त दोषियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। श्री मीणा ने कहा कि पूछताछ के लिए 30 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। मसरख के थाना प्रभारी और चौकीदार को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary, bringing you enchanting stories from the northeastern part of India. This program is broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. on FM Gold and on our app News on AIR. We look forward to you walking this journey with us twice a week, every week. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
पेरू में राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पुलिस को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं और लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। रक्षा मंत्री अल्बर्टो ओटारोला ने ये जानकारी दी है। देश में एक सप्ताह के उग्र प्रदर्शनों के बाद ये कदम उठाया गया है। इन प्रदर्शनों में 8 लोग मारे गए हैं। 7 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टेलो को महाभियोग के जरिए अपदस्थ किए जाने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। सरकार ने अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पर चिंता व्यक्त की है। देश में अब तक लगभग 5 करोड़ लंबित मामले हैं। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विचाराधीन मामलों को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के कारण ये देरी हो रही है। सरकार की तरफ से पूरी योजना के तहत हम पेंडेंसी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं, उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव आया है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी होने के कारण छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। देश के बच्चों को विदेश में पढ़ने जाने की नौबत न आए इसलिए और देश में डॉक्टर की जरूरत पूरी हो इसलिए एक अभियान चलाया गया है। 2014 में केवल 53,000 सीट एमबीबीएस की थी, वो आज 96,000 हो चुकी है, यानी कि 87% की बढ़ोतरी हुई केवल 8 साल में। वैसा ही पीजी सीट में भी जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में 31,000 पीजी सीट थी, आज वो बढ़ के 63,000 पीजी की सीट हो गई, यानी कि 105% की बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल कॉलेज भी आज डबल हो चुकी है। भारत और कजाकिस्तान का छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंड 22 आज से मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच सकारात्मक सैन्य संबंध मजबूत करने तथा एक दूसरे की श्रेष्ठ सैन्य तकनीक को साझा करने के उद्देश्य से ये अभ्यास हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने कल कनाडा में मॉन्ट्रियल में इस संबंध में प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। और अब फीफा फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं हमारे संवाददाता नवीन सक्सेना। कतर में फुटबॉल के महासमर विश्व कप में रविवार को खिताब पर कब्जा करने के लिए मौजूदा चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। कल फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया और इसके साथ ही मोरक्को के फाइनल खेलने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनने का सपना तोड़ दिया। फ्रांस की टीम लगातार दूसरी और ओवरऑल चौथी बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले फ्रांस ने 3 बार फाइनल खेला, जिसमें 2 बार 1998 और 2018 में खिताब जीता है, जबकि 2006 में वो उप विजेता रही थी। वहीं अर्जेंटीना अगर विश्व कप जीत लेता है तो मेसी का नाम पेले और डियागो मैराडोना जैसे महानतम खिलाड़ियों की सूची में जुड़ जाएगा। मेसी विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक 11 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी और फ्रांस के एम्बापे ने इस विश्व कप में 5-5 गोल किए हैं और खिताबी मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा कि गोल्डन बूट किस खिलाड़ी को मिलता है। चट्टोग्राम में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक पहली पारी में 3 विकेट पर 44 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उचित कदम उठाए गए। कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार। देश को फ्रांस से सभी 36 रफाल लड़ाकू विमान मिले। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों के आगमन में रिकॉर्ड वृद्धि को देखते हुए श्रीनगर और जम्मू हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हुई।
पेरू में राष्ट्रपति को अपदस्थ किए जाने के कुछ दिनों बाद आपातकाल की घोषणा और चट्टोग्राम में बांग्लादेश के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।